I don't just be good to others, be good to yourself. Today is 28th of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम इटली मुडियट्टू इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा ऑफ द स्टेट केरला इंडियन स्टेट केरला इंडिया में नौसिंगथियांग फॉल्स सेवन सिस्टर्स फॉल इज लोकेटेड इन मेघालय बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय नेहरू कमिटी हु वॉज द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया which movement started after the failure of the Cripps mission? What was the capital of French colony in India? And who founded the Agra city? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है sapience. Sapience का मतलब होता है बुद्धिमता, the ability to understand inner qualities or relationships, insight, perception. Camaraderie, that means sohard, mutual trust and friendship among people who spend a lot of time together. Anecdote means होता है a short, amusing or interesting story about a real incident or person. जैसे essays के starting में हम at times anecdote से start करते हैं. Enigma का मतलब होता है पहेली, a person or thing that is mysterious, puzzling or difficult to understand. Oligarchy means होता है कुलीन तंत्र, a small group of people having control of a country, organization or institution. So these are vocabulary words for today. आज ये 2 सवाल हैं, ये दोनों questions बहुत important है, especially this representation of People Act 1950 and 1951. And second question is on BIMSTEC. इंडिया का prime focus है BIMSTEC group में. So prepare a note on the BIMSTEC group. Discuss its geo-economic significance for India. So this is 28th of March, Monday. आज आंसर राइटिंग नहीं है, +2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं, so we'll follow it started from say tomorrow, day after tomorrow. Okay. So this is the Hindu. Russian foreign minister to visit Delhi this week. Focus is on oil purchase, payment, defense supply hurdles. कल के पेपर में हमने देखा था रशिया ने यूक्रेन में जो स्पेशल ऑपरेशन है उसकी लेटेस्ट प्रोग्रेस ये है. दिस इज यूक्रेन के यहाँ पर है सी ऑफ अजोव, दिस इज रशिया, दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च एंड स्ट्रेट ऑफ कर्च सी ऑफ अजोव को कनेक्ट कर रही है ब्लैक सी से, ब्लैक सी, तो सी ऑफ अजोव ब्लैक सी एंड दिस इज यूक्रेन. नाउ यूक्रेन का अगर हम ये पार्ट देखें, अगर सी से कनेक्टिविटी देखें तो रशिया ने ज़्यादा फोकस किया था इस सी के जो कनेक्टिविटी है इसको ब्लॉक करने का, स्पेशली जो सी ऑफ अजोव है, दिस इज सी ऑफ अजोव. सी ऑफ अजोव में अब यूक्रेन का कोई एक्सेस नहीं रहा है, सी ऑफ अजोव अब कंप्लीटली रशिया के पास है. सो आई वॉज रीडिंग वन एनालिस्ट का रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये भी लिखा था कि जो रशियन टैक्टिक्स हैं, जैसा वेस्टर्न मीडिया हमें बता रहा है कि वो कंप्लीट फ्लॉप शो रहा है, ऐसा भी नहीं है. रशिया ने जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक गेन किए हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है. तो रशियन प्रोग्रेस एंड रशियन आर्मी को भी अंडरमाइन करना करेक्ट नहीं होगा. एट द सेम टाइम जिस तरीके से यूक्रेन को जो भी फाइट हुआ है वो फाइट का रिसोर्सेज, अम्यूनिशन, टैक्टिक्स एटसेट्रा बैक्ड बाय दिस नेटो ग्रुप है. सो अगेन आगे एक और आर्टिकल है, क्या यूक्रेन एज अ पॉन तो वर्क नहीं कर रहा है नेटो ग्रुप एंड दिस रशिया, इन दोनों जाइंट्स के बीच में एज अ पॉन दिस यूक्रेन जो थिएटर ऑफ वॉर बना है, ऐसा तो नहीं है. सो देर आर सो मेनी थ्योरीज. इसमें अभी भी जो इंडियन हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो है इंडिया फर्स्ट. मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्टेटमेंट्स होंगे विल ट्राई टू फॉलो दोज स्टेटमेंट्स. ओके. तो दिस इज सर्जी लेवरोव. द विजिट द फर्स्ट बाय अ सीनियर रशियन ऑफिशियल सिंस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन declared war on the neighboring countries comes amid a fury of trips by several leaders from the western backed sanctions regime. Actually क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए. इस सैंक्शंस की फ्यूटिलिटी
इस सैंक्शंस की यूटिलिटी तब फुल्ली रिकॉग्नाइज होगी जब इस सैंक्शंस को से चाइना, इंडिया, अरब कंट्रीज ये सब लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे। अदरवाइज सिंपल सैंक्शंस लगाने से रशिया के ऊपर उस सैंक्शंस को बाईपास करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये जो ट्रिप्स हैं इंडिया को, एवरीबडी, चाहे वो नेटो ग्रुप हो या फिर रशिया ग्रुप हो, इंडिया का फेवर, इंडिया का सपोर्ट दोनों ग्रुप को रिक्वायर्ड है। सो दैट इज वाई इस टाइप के प्रेशर्स भी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर है सिंस डे वन। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम फॉलो करते हैं एंड हम इंडिया फर्स्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज अवर अप्रोच। बाकी यहाँ पे जो वॉर है उसको इंडिया ने कंडम किया है। पीस, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे इंडिया सपोर्ट करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हुआ है, इंडिया अगेन उसको सपोर्ट नहीं करता है। सो स्पेसिफिक डिस्कशन होगा परचेजिंग रशियन ऑयल, पेमेंट मैकेनिज्म, बिकॉज स्विफ्ट पे बैन लग गया है रशिया, पेमेंट मैकेनिज्म, सैंक्शंस अगेंस्ट रशियन बैंक्स एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्विफ्ट। सो जैसे हम रशिया से 1 या 2% ऑयल सप्लाई रशिया से लेते हैं, बट ये सप्लाई अगर हमें चीप डिस्काउंट्स में मिल जाएगी तो हम इसका परसेंटेज भी बढ़ा सकते हैं। बट अगर पेमेंट करना हो तो हम उसे डॉलर में अब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। चाइनीज करेंसी के थ्रू भी पेमेंट करने का यहाँ पे टॉक्स चल रहा था। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए, और जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे जैसे फर्स्ट फेज है जो वॉर रशिया यूक्रेन का है, दिस इज ओवर। अब जो सेकेंड राउंड में क्या डेवलपमेंट होगा, इन सब के लिए दिस विजिट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। रशिया एक ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर भी रहा है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस का मेजर दिस डिफेंस सप्लायर भी है, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है। अभी टाइमली डिलीवरी हो पाएगी स्पेयर्स का, कंपोनेंट्स जो सिस्टम में यूज हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, AK-203 असॉल्ट राइफल्स, ये सब चीज़ों का टाइमली डिलीवरी होगा या नहीं, इस बात पे भी डिस्कशन होगा। प्लस रूपी रूबल पेमेंट सिस्टम फ्यूचर परचेजेस के लिए भी वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। तो Lavrov's visit will be seen as an outreach to India as the US and European allies increases pressure to isolate Russia, एंड इसके लिए यूएस एंड यूरोपियन अलाइज को इंडिया का सपोर्ट जरूरी होगा। डिफेंस एक्सपोर्ट यूक्रेन बढ़ा रहे हैं, नेटो ग्रुप्स, नेबरिंग कंट्रीज भी। तो इन सब चीज़ों में इंडिया का स्टैंड लेने के लिए दिस रशियन फॉरेन मिनिस्टर का भी विजिट है। लेट अस सी यहाँ पे अब क्या डेवलपमेंट होता है। So this is the front page of the Hindu. This news is about 5 lakh foreign tourists will get free visa. कोविड-19 के कारण बैन लग गया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड वीजास पे, इसको अब यहाँ पर लिफ्ट हो रहा है ये बैन। केरला नर्सरीज बाउंस बैक ऑन नॉर्थ ईस्ट रबर वेव। हमने जब क्लाइमेट पढ़ा था जीएस रिवीजन क्लास में भी, हमने देखा था अर्थ के बायोम्स। आई शोड यू वन मैप, अर्थ का बायोम्स है। जो फ्लोरा एंड फोना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सोलर इंसोलेशन, एंड सोलर इंसोलेशन होता है वो डिपेंड करता है से किस लॉन्जिट्यूड पे वो लोकेशन है। 0 डिग्री है मतलब इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पे सोलर इंसोलेशन ज़्यादा होता है। तो जैसे ये रबर है, रबर जो है ना वो इक्वेटोरियल क्रॉप है। पाम ऑयल जो है ये भी इक्वेटोरियल क्रॉप है। तो कुछ दिन पहले हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल प्रोडक्शन की बात है। सिमिलरली जो रबर है, रबर प्राइमरली इंडिया में कहाँ होता था, केरला में होता था। वाई? लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सी लैटिट्यूड केरला का से 8 डिग्री है, टूवर्ड्स इक्वेटर है, तो यहाँ पर रबर प्लांटेशन ज़्यादा होगा। अब इस रबर प्लांटेशन को नॉर्थ ईस्ट में करने की भी बात चल रही है। तो इससे डिमांड आया तो रबर नर्सरीज जो केरला की है इनको अच्छा खासा अब ऑर्डर्स मिलने लग गए। तो इनको यहाँ ऐसा न्यूज़ है, रबर फैक्ट्रीज, रबर नर्सरीज, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। सो फ्रॉम कोट्टायम टू से कोहिमा, कोहिमा कहाँ पर है, नागालैंड, कोट्टायम टू कोहिमा, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, इन दोनों में ऐसे रबर का यहाँ पे एक्सचेंज होगा। रबर को यहाँ पे इधर नॉर्थ ईस्ट में ग्रो करने की बात है। 5 इयर्स का प्लान है, 2021-22 से स्टार्ट होगा। तो रबर का एक्सपेंशन हो रहा है, रबर एरिया प्लांटेशन का इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो दिस इज अगेन वन न्यूज़। So this is the front page of the Hindu. Then this is second page. This is news about walking tall. India फ्रेंच कॉलोनी भी रहा है, फ्रेंच कॉलोनी, और स्पेशली पुडुचेरी एरिया। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होता है। इसके बाद क्या होता है, जो फ्रेंच है, फ्रेंच डिफीट करते हैं
डिफीटेड गॉट डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। और फिर फ्रेंच की जो कॉलोनी है ना वो प्राइमरली पुडुचेरी माहे इधर लिमिटेड हो जाती है। तो ये एक स्ट्रीट शो है क्रिएटेड दिस फ्रेंच का है यहाँ पे, बॉन्जोर इंडिया लोधी गार्डन ऑन संडे, सो दिस इज वॉकिंग टॉल। देन एजुकेशन प्लस, आज के एजुकेशन प्लस में बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हैं। जैसे एजुकेशन में हम हमेशा क्या बात करते हैं, एजुकेशन में यूनिकनेस होना ज़रूरी है बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक। एजुकेशन हमेशा टेलर मेड होनी चाहिए। सो रेंज ऑफ फ्यूचर्स, फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर भी एक चीज़ होता है प्रिडिक्ट करना, दूसरा होता है उसको बिल्ड करना, और थर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली अकस्टम होना। फ्यूचर लिटरेसी रेजेस अवेयरनेस ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग पाथवेज, gives confidence in collective co-creating learning future। जो एक्चुअल स्किल्स होती है, लाइफ स्किल्स होती है अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स, वो चीज़ हमें एजुकेशन को करिकुलम में इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। जैसे गेम्स हो, स्पोर्ट्स इज गुड, गेम एंगेज मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल टू टैप कलेक्टिव इंटेलिजेंस। तभी हम हमेशा बात करते हैं पीयर लर्निंग का। मेनी स्टूडेंट्स इस मिथ में रहते हैं कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आइसोलेशन में हो जाएगा, वो कर लेंगे जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स किया है, ऐसा नहीं होता है। ये जो तैयारी होती है ये कलेक्टिव होती है तो स्पीड होती है। आपका अकेले का ब्रेन चल रहा है, इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं, आप चेक करो, उनको देखो, सो मेनी गुड माइंड्स आर वर्किंग प्रिपेयरिंग देयर आंसर्स, लर्न। कलेक्टिव इंटेलिजेंस, पीयर लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ पीपल इमेजिन एंड अडेप्ट ड्यूरिंग अ क्राइसिस, तो फ्यूचरिस्ट अटेम्प्ट टू इग्नाइट अवेयरनेस, डायलॉग, एक्शन अबाउट अ पॉसिबल फ्यूचर क्राइसिस। प्रिपरेशन भी दो टाइप के एस्पायरेंट्स आते हैं। एक एस्पायरेंट्स को बनाने की कोशिश की जाती है रोबोट्स मतलब कोचिंग ने ये सारे आर्टिकल दे दिए, ये मैनुअल्स दे दिए, इतना कंटेंट दे दिया, now revise, mug up, revise, mug up, write, and they will try to reproduce those content in real examination. But UPSC is very smart. यूपीएससी वो कोचिंग के कितने भी बंडल्स आप पढ़ लो, मैनुअल्स पढ़ लो, उससे एक भी सवाल नहीं आएगा। अब आप क्या करोगे, ये हर साल की कहानी है, इसीलिए मैं अभी भी इन सब चीज़ों को बताता रहता हूँ। मैं आपको लग रहा है कि आप एन मौके पे इतना सारा पढ़ लोगे कंटेंट, वो आएगा ही नहीं, फिर क्या करोगे आप। सो द पॉइंट इज बेसिक्स जो होते हैं ना, फंडामेंटल, स्ट्रीट स्मार्ट बनो, वो चीज़ ज़्यादा काम आएगी। इसीलिए मैं आपको डेली 10 एमसीक्यूज दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, सॉल्व दोज एमसीक्यूज। दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअली आपको वर्क करने वाली है। मैं आपको आंसर राइटिंग का इतना एम्फेसिस करता हूँ बिकॉज बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है। सो यू हैव टू राइट। जो फंडामेंटली स्मार्ट बनना है ना, वो हमें कोशिश करना चाहिए, और एक्चुअली यही चीज़ एग्जाम में गेज की जाती है, टेस्ट की जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो बात है, इमेजिनेशन को बढ़ाएं, सब बच्चों को एक जैसा रोबोट नहीं बनाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन रीज़न मैं जब फीडबैक देने की कोशिश करता हूँ आंसर राइटिंग में, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए। फीडबैक हमेशा सटल होना चाहिए। फोर्स द स्टूडेंट, एनकरेज द स्टूडेंट टू बिकम बेटर ऑन देयर ओन, दिस एक्चुअली वर्क्स। सो पास्ट इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट लर्निंग सोर्स का, मूव फॉरवर्ड करने का। फोरसाइट होना बहुत जरूरी है, फोरसाइट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। फ्यूचरिस्ट जो होगा हु मॉडल्स नेक्स्ट ऑर्डर आउटकम्स यूजिंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल्स। डायरेक्शन देखो, ट्रेंड्स देखो, टूल्स देखो, प्रिपरेशन में भी आप डायरेक्शन देखो, यूपीएससी किस डायरेक्शन में सवाल पूछ रही है, किन चीज़ों पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्या रोट लर्निंग को एनकरेज किया जाता है, नो। Futurists do not make prediction but create readiness, prepare रहो, imagine alternate futures। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी भी यही होनी चाहिए पॉलिसी प्लानिंग में कि वी कुड प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी सिक्किम एंड बिहार 2040 में यहाँ का क्या डेमोग्राफिक होगा, हम आज की फर्टिलिटी रेट देखते हैं, आज की फर्टिलिटी रेट से आफ्टर 20 ईयर्स क्या स्टोरी होने वाली है, ये चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, दे ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अवेयरनेस हो, पैसिविटी नहीं हो, कॉन्फिडेंस हो, को क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्यूचर कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होती है, प्लॉजिबल फ्यूचर होते हैं जो प्रोबेबल है। प्लॉजिबल फ्यूचर है जो हो सकता है, कुछ प्रोबेबल फ्यूचर है, कुछ प्रिफर्ड फ्यूचर है। प्रिफर्ड फ्यूचर, ये चीज़ हमारे हाथ में है कि व्हाट यू वांट। प्रिफर्ड फ्यूचर, चॉइस, चॉइस हमेशा होता है हमारे पास। सो इट्स ऑल अबाउट चॉइस। तो क्लासरूम में भी जो स्टूडेंट्स हैं इनको प्रिपेयर करना ज़रूरी है फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, बिकॉज जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है फ्यूचर में, एक बुक है युवल नोआ हरारी का, आप व्हेन यू गेट टाइम ट्राई टू हैव अ रीड,
21 लेसन्स इन 21st सेंचुरी। उसमें बहुत सारी ऐसी एक चीज़ बताई है कि जो वर्क जिस डायरेक्शन में अगले डेकेड भी ज़्यादा हो गया, अगले 5 साल में जो वर्क का नेचर चेंज होने वाला है वो किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। जैसे अभी कोविड हुआ, वर्क फ्रॉम होम आते ही कितने नए एवेन्यूज ओपन हो गए वर्क करने के। सिमिलर थिंग्स अभी होने वाली है। अभी आप 5G का अभी आने दो, फुल थ्रॉटल 5G आते ही जो नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे, नए तरीके से वर्क को हम आगे बढ़ाएंगे। सो द पॉइंट इज, जो बेसिक्स हैं इस पूरे डायनामिक्स में हमें उसको स्ट्रांग रखना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर आ रहा है उसको हम थोड़ा प्रिडिक्ट भी कर पाए और अकॉर्डिंगली हम उसके लिए प्रिपेयर भी हो पाए। स्टूडेंट्स में भी ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज दैट। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे वर्क करो, अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, टीम प्लेयर बनो। ये चीज़ें लाइफ में ज़्यादा आगे ले जाएगी। वरना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ वो एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट जब रियल लाइफ स्किल की बात आती है वो डिफीट हो जाते हैं। तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस। Talking and listening. India and China will find it difficult to simply pick up the threads of their conversation. यहाँ रेगुलर टॉक है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी का विजिट था। ये वैंग यी का विजिट ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि ये पूरे ग्रुप का विजिट है, पूरे एरिया जोन का विजिट है। से इस जोन में अफगानिस्तान विजिट भी हुआ, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, नेपाल हुआ, देन बैक टू चाइना। ऐसा यहाँ पे प्रोजेक्शन हुआ। चाइना वॉज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया थोड़ा लीनियंट होगा या फिर कॉर्डियल होगा व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल टाइज, बिकॉज इसका बैकड्रॉप अभी रशियन क्राइसिस भी है। बट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्लियरली यहाँ पे बताया कि दो चीजें साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती। एक तरफ बॉर्डर में गलवान क्राइसिस है, देन नॉर्मलसी का कोई प्लेस नहीं है, लाइक दैट। तो यहाँ जो चीजें हैं वो इंडिया ने क्लियर कट बताया। सिविलाइजेशनल क्लैशेस एट टाइम्स चाइनीज मीडिया इसको प्रोजेक्ट भी करता है, विच इज नॉट राइट। इंडिया का जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है चाइना से वो तो ये है, स्टेटस को जो है, अग्रीमेंट्स जो हुए हैं इन पास्ट, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको रेस्पेक्ट करना जरूरी है। चाइना ऐसा नहीं कर सकता कि वो यूनिलेटरली स्टेटस को एंटी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बॉर्डर को डीमार्केशन फिर से करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी मीटिंग भी है एससीओ का, G20 का भी। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीट होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, एटसेट्रा। लेट अस सी, इनवाइटीज हैं यहाँ पे। सो ये एक पूरा ग्रुप मीट था यहाँ पे। देन इंडिया एंड चाइना अभी भी ऑड्स पे हैं, बिकॉज रशिया का जो क्राइसिस इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से वर्जन हो रहा है, ग्लोब वर्ल्ड अभी डिवाइडेड नजर आ रहा है। डॉलर वर्सेस नॉन डॉलर सिस्टम की बात आ रही है। चाइना अब बहुत कोशिश करेगा अपनी करेंसी को पुश करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू डॉलर। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टेक है। इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी का फाइनेस्ट शो अभी प्ले यहाँ पे प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है। द एरा ऑफ एन अनएम्प्लॉयड इंडिया। सी, अनएम्प्लॉयड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है अनएम्प्लॉयड में? जॉब इज नॉट वन थिंग। जो एजुकेशन किया है, सपोज अ स्टूडेंट इज से पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स या पोस्ट ग्रेजुएट से सम इंजीनियरिंग किया है, देन दैट स्टूडेंट वांट्स जॉब जो उसकी क्वालिफिकेशन को मैच करे। दिस इज वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड। हम जॉब्स में क्वांटिटी और क्वालिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे। पहली चीज तो क्वांटिटी होती है, सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हो। सेकेंड चीज होती है क्वालिटी, मतलब जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलना चाहिए। एवरीबडी एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता है। उसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिजिक्स में किया है, तो वो चाहेगा उसको फिजिक्स से रिलेटेड उसके डोमेन में जॉब क्रिएट करके दिया जाए। दिस शुड बी द प्रायोरिटी। There are many indices of proof that seriously contradict the tall claims of employment generation in India. So without any doubt, जो employment generation rate है हम उसको match नहीं कर पा रहे हैं। We need more employment. So National Sample Survey Office ने रिपोर्ट किया 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। जो वर्जन हुआ है कोविड-19 ने और डिफिकल्टी क्रिएट किया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने भी एस्टिमेट किया 53 मिलियन इंडियंस हैं जो अनएम्प्लॉयड है। लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो है विमेन। अब जब तक विमेन एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, साथ ही साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं आएगी। जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्रू सेंस में विमेन एम्पावरमेंट कभी अचीव हो ही नहीं सकता। सो वी नीड टू क्रिएट जॉब्स। लार्ज प्रोपोर्शन जैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड में विमेन है, तो
इस इंडेक्स का प्राइमरली यहाँ पे बात है, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है, जॉब सिक्योरिटी एट्सेट्रा। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी लुक्रेटिव लगते हैं, वाई? बिकॉज यूथ को ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट जॉब्स में एक सोशल एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ जाता है, कोवेटेड माने जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ जाता है। सो एट टाइम्स इसका भी अपना एक अलग चार्म होता है। बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है, सपोज ग्रुप डी का जॉब है, एनटीपीसी में भी देखा आपने, रेलवेज में देखा, तो ग्रुप डी का जॉब है जो केवल 10th या 12th पास के लिए है। उसमें से इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। दिस टेल्स कि हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी जॉब्स है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे। मैसिव इनसिक्योरिटी है कैंडिडेट्स में, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इससे क्या, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं होता है। अब सपोज 10th और 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, 12th पास मिनिमम एलिजिबिलिटी था, वहां अगर पीएचडी लेवल का स्टूडेंट आ रहा है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। इसके कारण बहुत सारी डिफिकल्टी यहाँ पे होती है। स्पिल ओवर इफेक्ट भी होता है। पूरे आर्टिकल का एक ही पॉइंट है यहाँ पे कि वी नीड टू क्रिएट मोर जॉब्स। जॉब्स में क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए। इकोनॉमी में अभी एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब शुड बी अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। पोवर्टी रोज बट इनकम इनइक्वालिटी फेल। यहाँ भी सेम टॉक्स है। कोविड-19 में हमने टाइप्स ऑफ रिकवरी देखा था। एक रिकवरी का टाइप था के शेप, जो एक्चुअली में इंडिया में हुआ है। के शेप में क्या हुआ, वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो बहुत बेनिफिट हुआ कोविड-19 से, वो अप हो गया। सेकंड जो सेक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री था वो डाउन में गया। तो ये के शेप रिकवरी हुआ हमारा, के शेप। ऑल्दो लॉन्ग टर्म में ये कन्वर्ज होगा, बट फॉर नाउ वी वर हैविंग दिस के शेप रिकवरी। तो पॉवर्टी बढ़ी है। अगर हम देखें इनकम, तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में फॉल ऑफ इनकम नजर आया है। और साथ ही साथ जो इनइक्वालिटी है उसमें, वैसे इंडिया की ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट बोलती है इनइक्वालिटी बहुत अच्छी है नहीं, बट उसमें कुछ यहाँ पे इनइक्वालिटी में भी फेल हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है। सो दिस इज दैट। आर्टिकल प्राइमरली ये बताता है कि जो वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हो गई है कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। वी शेप्ड रिकवरी नहीं, के शेप्ड रिकवरी एक्चुअली में हुई है। पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी को कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सट्रीम पोवर्टी डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक होती है परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विद एन इनकम बिलो $1.9 रोज फ्रॉम 7.6% टू 11.7 इन जुलाई 2021। सो पोवर्टी बढ़ा है, एक्सट्रीम पोवर्टी बढ़ा है। पोवर्टी एक्चुअली बहुत सारी कमिटीज भी इसकी आई, जैसे तेंदुलकर कमिटी ने बताया, रंगराजन कमिटी ने बताया, लक्कड़वाला कमिटी आई। हम पोवर्टी, मतलब सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है आइडेंटिफाई कैसे करोगे पोवर्टी क्या है। पोवर्टी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एक मतलब उसका नंबर कैसे लेके आओगे। जैसे ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में भी कोर्ट ने क्या बोला, ये 8 लाख का नंबर कैसे आया। तो सिमिलरली पोवर्टी आप कैसे मेजर करोगे? क्या सिंपल इनकम के बेसिस में करो, या फिर बहुत सारा एक कमोडिटी का बास्केट ले लो, उस कमोडिटी कंजम्पशन, या फिर एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग करोगे, न्यूट्रिशन कंजम्पशन। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वर्ल्ड बैंक का ये है $1.9 से बिलो इनकम है तो वो पोवर्टी है। तो दिस इज देयर। रॉबस्ट फाइंडिंग ने ये बताया है फॉल इन इनकम हुआ है मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। गवर्नमेंट को यहाँ पे अब वेलफेयर स्कीम्स की भी रिक्वायर्ड है और इकोनॉमी में एक ह्यूज पुश देने का जरूरत है, डिमांड फॉर लेबर। जैसे रिवीजन क्लास में हमने पढ़ा एमजी नरेगा जो होता है, एमजी नरेगा के लिए 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट होता है। रूरल डिस्ट्रेस हुआ तो हमने देखा ये कम पड़ने लग गया। बहुत सारे लोगों ने एमजी नरेगा में एनरोलमेंट कराया बिकॉज they didn't find any other alternative income. So MG नरेगा एज एन इंश्योरेंस वर्क किया उनके लिए। सो द प्रॉब्लम इज रियल। पोवर्टी जो है वो एग्जर्बेट हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस कोविड-19। इनइक्वालिटी भी कम हुआ। Ukraine the pawn in the power game. History will not absolve the US of a part of the blame for the tragedy that has engulfed Ukraine. अगर चीज़ें क्या होती है, सोशल मीडिया में आपको एक एक चीज़ दिखाई जाती है, और जो सोशल मीडिया जो होता है वो प्राइमरली वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती है। वेस्टर्न मीडिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, तो हर चीज़ का नैरेटिव होता है। वी आर नेवर सेइंग दिस कि जो यूक्रेन में क्राइसिस हो रहा है वो करेक्ट है, बट जिस तरीके से जो इसका बैक रूट, जो इसका बैकग्राउंड है, ये यूक्रेन क्राइसिस कैसे डेवलप हुआ, नेटो को क्या जरूरत था यूक्रेन में इतना ज्यादा हार्डवेयर सप्लाई करने का, मिलिट्री सप्लाई करने का, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज एटसेट्रा, कि यूक्रेन जो है वो से नेटो में मिलने वाला है। सिमिलर चीज जब क्यूबा में हुआ था तब अमेरिका का रेस्पॉन्स हमने देखा था।
इराक वॉर में अमेरिका का रेस्पॉन्स देखा था। तो दिस इज ऑल्सो वन वर्जन। वी आर नॉट सेइंग कि ये यूक्रेन का वर्जन वेस्टर्न वर्ल्ड करेक्ट है या फिर रशिया का करेक्ट है। व्हाट वी आर सेइंग कि हमें दोनों वर्जन पता होने चाहिए कि चीजें क्या है। क्विकली हम जो रेस्पॉन्ड करते हैं ना, वी शुड अवॉइड, वी शुड गो इनटू द डेप्थ कि यूक्रेन कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल पॉन है इन दिस पावर गेम। एक नॉवेल है इमोर्टल मेलुहा मेलुहा दिस शिवा ट्रायोलॉजी का है। उसमें क्या होता है, शिवा ना दो फाइट होती है, दो ग्रुप फाइट करते रहते हैं। शिवा को एक ग्रुप बताया जाता है मॉन्स्टर टाइप और दूसरा बताया जाता है हीरो टाइप। तो शिवा को लगता है इनका कॉज करेक्ट है, वो इस साइड से फाइट करते हैं। जब फाइट ओवर होने वाली होती है, सब जब चीजें इनको रियलिटी का एहसास होता है, तो उसमें ये पता चलता है कि ये ग्रुप भी मॉन्स्टर नहीं था, इनके जो रीजंस थे वो भी करेक्ट थे। सो दैट इज वाई जैनिज्म में भी हम जब बात करते हैं अनेकांतवाद का, देर आर मल्टीपल ट्रुथ्स। सो व्हाट इंडिया शुड डू, इंडिया को यहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल एमईए की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट ये जो बिगर क्राइसिस है, इसको भी बर्ड्स आई व्यू से इसके रूट्स को भी समझना जरूरी है कि यूक्रेन पॉन इन द पावर गेम जस्ट तो नहीं है। प्रॉफिट ओवर पब्लिक हेल्थ, द ड्राफ्ट ट्रिप्स वेवर डेंट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द WTO। ट्रिप्स, ये इस पे ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर रखा है अपन ने। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे भी आंसर राइटिंग हो गया है। WTO की चीफ कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आना चाहिए, WTO का चीफ कौन है। और ट्रिप्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वैक्सीनेशन वेवर का भी हमने बात किया था, WTO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन दिस इज यंग एंड रेस्टलेस, इंडिया में ग्रैंड मास्टर्स ऑसम बनते जा रहे हैं विद 11 ऑफ द कंट्रीज 72 ग्रैंड मास्टर्स एज्ड बिलो 21। दिस इज ऑसम। विंटर कैपिटल का हीट है, यूक्रेनियन एक्सोडस, अकेडमी अवार्ड्स, ये कौन से अवार्ड्स हैं, ऑस्कर्स है, ऑस्कर्स को ही अकेडमी बोलते हैं। पेंडिंग रिफंड्स। नाउ दिस न्यूज इज अबाउट यूएस कट्स अ डील विद द EU विज़ LNG। EU विज़ LNG। अब यूएस भी अगेन एक बहुत बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्टर है, आर्म्स का एक्सपोर्टर है यूएसए। यूएसए की जो पूरी इकोनॉमी चलती है ना, वो वॉर बेस्ड है। जहां वॉर होता है, 1920 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं था, बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, यूएसए की इकोनॉमी शूट होती है, बहुत शूट होती है। ऑल्दो फिर बाद में वो फॉल भी होता है और 1929 का रेसेशन आता है, बट फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है। यूएस कट्स अ डील विद द EU विज़ LNG। अब क्या है, यूएस यहाँ पे रशिया की जो यूरोप की डिपेंडेंसी रशिया पे हो गई थी, उसको कट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। सो दिस इज दैट। द मूव टू ईज वोटिंग फॉर ओवरसीज सिटीजन्स। सिटीजन्स एक होते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, ये हैं इंडियंस। NRI का मतलब ये होता है कि आप जैसे वर्क करने के लिए यूएसए गए हो या सऊदी या फिर अरब कंट्रीज, वेर एवर, इंडिया के बाहर हो। तो नॉन रेसिडेंट मतलब आप इंडियन तो हो बट रेसिडेंट नहीं हो, इंडिया में रह नहीं रहे हो, आप बाहर रह रहे हो, तो आप कहलाओगे नॉन रेसिडेंट इंडियंस। फिर एक होते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI, और एक होते हैं PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे वेस्ट इंडीज की टीम आती है, वहाँ बहुत सारे जो नाम है हमें इंडियन नाम लगते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो ये लोग हो सकते हैं जिनको ब्रिटिशर्स एज एन इंडेंजर्ड लेबर कहीं बाहर लेके गए थे, या 2-4 जनरेशन पहले वो मूव आउट हो गए इंडिया से, तो वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे कुड बी पीपल लाइक जो कहीं वर्क के लिए 1 या 2 जनरेशन पहले किसी दूसरी कंट्री में चले गए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। ये जो चीज़ है ना, ये लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये जो चैप्टर है, ये सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इस पे भी आंसर हमने किया है। सिटीजनशिप मिलने के कितने तरीके हैं, रिनंसिएशन के कितने तरीके हैं। सिटीजनशिप रिवीजन क्लास में भी आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 आज मॉर्निंग में ही हमने देखा सिटीजनशिप का। अब यहाँ जो बात है वो है कि जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं, NRIs हैं, क्या इनको वोटिंग का राइट देना चाहिए। अगर वोटिंग का कहीं हम ऐसा तरीका नहीं निकालें कि ये जैसे एम्बेसी होती है, एम्बेसी है यूएस की एम्बेसी है, और यूएस की एम्बेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है इंडियन गवर्नमेंट का। यूएस के जो NRI हैं वो एम्बेसी ऑफ यूएस, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूएस जाके अपना वोट कास्ट कर पाए और वो इलेक्ट्रॉनिकली वो इंडिया में ट्रांसफर हो जाए। देयर कुड बी सम मैकेनिज्म बिकॉज NRIs का भी अच्छा खासा नंबर है। अगर ऐसा वोटिंग का राइट नहीं है तो हम उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिनाई कर रहे हैं।
तो इस तरीके का एक मेंशन काफ़ी टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिमांड कर रहा है। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस ने भी बताया लोकसभा में, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑनलाइन वोटिंग करना नॉन रेसिडेंट इंडियन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि हमें एनआरआई को भी टैप इन करना चाहिए वोटर बेस में। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 में ऐसी फैसिलिटी अलाउ हो सकती है। तो ये ओवरसीज है। अभी क्या मैंडेट है, अभी ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, दिस इज जस्ट अ प्रपोजल। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करते हैं और वो टॉपिक है दिस इलेक्शन से रिलेटेड। यहाँ दो चीज आती है, जैसे ये जो पार्ट 10 है ना लक्ष्मीकांत का है, पॉलिटिकल डायनामिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल इलेक्शंस, इलेक्शन लॉज, इन दिस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हम इस तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, इफ़ यू आर रेगुलर, ये 79 में से नहीं तो भी हमने 40-50 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इन लास्ट 3-4 मंथ्स में ही। दिस इज सो एफिशिएंट, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के इसको अपने एंड से भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ओके, डिफरेंट क्या क्राइटेरिया होता है स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी का। देन हमने ऑल्सो पढ़ा रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, क्या होता है रीजनल पार्टीज, बिकॉज अभी भी देखा जा रहा है रीजनल पार्टीज ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट कर पा रही हैं क्या रीजनल एस्पायरेशन को, लाइक दैट। ये जो चैप्टर है 71, इसको अच्छे से देखना है आज। आर्टिकल 324 टू 329, इलेक्शन कमीशन वगैरह क्या है, इलेक्शन मशीनरी क्या होता है, आरओ वगैरह, ओके, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, टाइम कैसे होता है इलेक्शन का, और यहाँ आगे दो लॉज हैं, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951। जस्ट अ मिनट, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, इलेक्शन कैसे करना है, बिकॉज 326 में तो बस बोल दिया इलेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। जो डिटेल्स है ना वो आते हैं 1950 में और 1951 में। ये दोनों अच्छे से पढ़िए, इनको अपने शब्दों में लिखिए, ये चीज आपको याद हो जाएगा और इससे एक सवाल आ जाएगा और वो आपका सवाल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो द मूव टू ईज वोटिंग फॉर ओवरसीज सिटीजन्स, द रोल ऑफ VRR फॉर अ फ्लॉलेस गेमिंग एक्सपीरियंस। अभी जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये भी नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा है। जब से ये 5G आएगा ना तो ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स वगैरह आ रहा है, तो दिस इज कैश। स्टॉप लोफिंग अराउंड मतलब होता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टॉप लोफिंग अराउंड। देन एक और चीज होता है, जैसे नेक्स्ट वीक में somebody is कमिंग, तो हम ये बोल सकते हैं टुमारो इज जैसे ट्यूसडे, कल जैसे ट्यूसडे है। सो व्हेन यू टेल समवन दैट यू विल मीट हिम टुमारो वीक, मतलब अगले हफ्ते के टुमारो में मिलोगे, तो आप बोलोगे टुमारो वीक, टुमारो वीक। कल ट्यूसडे है, आप नेक्स्ट ट्यूसडे में मिलने वाले हो, तो टुमारो वीक। सेइंग इज दैट यू विल मीट हिम द फॉलोइंग ट्यूसडे। ओके, तो दिस इज वन स्टाइल, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। What I'm saying is I'm not going to be active this weekend. Loaf away, loaf around, मतलब आप dormant type हो, active नहीं हो, possibly time waste भी है, so this is loafing around. Then इसके बाद summer vacation, so ये दो इंग्लिश के यहाँ पे वर्ड्स हैं। okay? Then India's space economy, अब दो चीज हैं, एक तो है ओशियन और दूसरा है स्पेस, ये दोनों अनएक्सप्लोर्ड हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। स्पेस इकोनॉमी, स्पेस में भी हमने ISRO पढ़ा है, इंडिया की एक कमर्शियल ब्रांच भी है, उसका नाम क्या है, टेल स्पेस इकोनॉमी। एक्चुअली इस सब चीज़ों को ना, सैटेलाइट्स वगैरह, स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रोप इन करने का कोशिश है, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। दिस स्पेस इकोनॉमी इज अ ह्यूज बिजनेस, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। स्टेट्स कैन आइडेंटिफाई माइनॉरिटीज गवर्नमेंट, इसका एक कंपाइलेशन है, आई विल शेयर, जितनी भी इंपॉर्टेंट लॉन्चेस एटसेट्रा हैं जो पास सम टाइम पे हुआ है वो मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला, लोकल फॉर ग्लोबल होना जरूरी है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, प्रेज किया अचीविंग एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 400 बिलियन। अब ये जो सेल्फ रिलायंट है ना, इससे भी सवाल आएंगे, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से सवाल आ सकते हैं, और हम क्या, जैसे सेज में हम क्या चेंजेस करने वाले हैं, जो कोस्टल है, कोस्टल एरिया लेड डेवलपमेंट में हम क्या प्लान कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को हमें कैसे प्रमोट करना है, लोकल फॉर ग्लोबल। जो इंपोर्ट है उसको हमें इंपोर्ट जो है उसका हमें रिप्लेसमेंट करने की भी जरूरत है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करें। देन अमरनाथ यात्रा टू बिगिन ऑन जून 30, इंडिया ने टेस्ट फायर किया दो सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। कहाँ से हुआ, चांदीपुर बीच इन उड़ीसा।
डीआरडीओ ने किया है इसको, सरफेस टू एयर मिसाइल। इंडिया यूएई में अभी ट्रेड पैक्ट हुआ था, मई 1 तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, इसको हम रिविजिट करेंगे। मीनवाइल रिवाइज योर आंसर्स, जिसमें इंडिया एंड यूएई हमने रिलेशनशिप की बात की थी। अप्लाई फॉर दिस CUET फ्रॉम अप्रैल टू म्यांमार फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर टू अटेंड बिम्स्टेक मीट। ये जो बिम्स्टेक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बॉडी है सार्क। सार्क में आ जाता है पाकिस्तान, तो इंडिया का थोड़ा टेंशन चलता है यहाँ से, तो फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पाता। इसलिए इंडिया बिम्स्टेक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता है। दिस इज बिम्स्टेक। श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। बे ऑफ बंगाल में है ये मल्टी सेक्टोरल दिस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक जो है ना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। बिम्स्टेक में ही दैट इज वाई इंडिया इतना ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सी द वर्ड, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक है। म्यांमार के साथ प्रॉब्लम क्या है? अभी यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ, सो अभी ये अटेंड करेंगे बिम्स्टेक मीटिंग। लेट अस सी। हम इस कॉन्टेक्स्ट में आज बिम्स्टेक पे एक आंसर राइटिंग करेंगे, बिम्स्टेक के ऊपर सब जान के उसको एक पेपर में कंसोलिडेट कर लेते हैं। एमबीबीएस सीट्स बढ़ी हैं सिंस 2014। डिबेट है बूस्टर डोज कोविड जैब का। पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हो गया है। यूएस नॉट सीकिंग रिजीम चेंज इन रशिया। ना, यूएस का रेपुटेशन इस बात पे भी खराब है, ये हमेशा गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है। इराक में सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट थी, चेंज करना है। वियतनाम में चेंज करना है। देन अफगानिस्तान में भी वन था। तो अभी बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया था कि रशिया में भी लाइक दे वांट सम चेंज, ऑल्दो उसको फिर उन्होंने बैक कर लिया है। तो क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो एक्चुअली बाइडेन वांटेड टू से समथिंग एल्स, वो मीनिंग नहीं था जो समझा गया। अब ब्लिंकन ने ऑल्दो कोर्स करेक्शन किया कि बाइडेंस कमेंट सजेस्टेड दिस, ऐसा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, बट दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो दैट इज वाई इस स्टेटमेंट से क्या होगा? जो रशिया है, ये जो रशियन कल्चर है, ये कंसोलिडेट होता जाएगा, रशियन कल्चर। बिकॉज हिस्टोरिकली अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में, रशिया में हमेशा ये फीलिंग होती है वहाँ के कल्चर में कि वो एट डिसएडवांटेज रहे। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने उनका एडवांटेज उठाया। दिस थिंग इज डीप इन रशियन कल्चर। सो दिस इज दैट रिबेल। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में जब इधर वाला जो फ्रंट था, है ना, ये जो यूएस को ओपन करना चाहिए था फ्रंट फ्रॉम दिस वेस्ट टुवर्ड्स अटलांटिक, क्योंकि ईस्ट में दिस नाजी एंड दिस रशिया की सीरियस फाइट हो रहा था वहां पे। बट इस फ्रंट को ओपन करने पर यूएसए ने काफी डिले किया था। ऐसा एक थ्योरी चलता है, यूएसए ने इस फ्रंट को ओपन करने में बहुत डिले किया, जबकि अग्रीमेंट था फ्रंट ओपन होना चाहिए क्विकली। डिले इसलिए किया ताकि रशिया भी जो है वो पोस्ट वॉर कहीं बहुत बड़ा कंट्री नहीं हो, रशिया वीकेंड हो जाए। ऐसा एक थ्योरी चलता है यहाँ पे। सो ये सब चीज़ों होने के कारण ही क्या होता है? कोल्ड वॉर होता है, और दोनों जो सुपर पावर्स है, रशिया जो यूएसएसआर था और इधर यूएसए था, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होता है। इसीलिए पहले वाला जो आर्टिकल है ना, वो बस ये बता रहा है कि यूक्रेन इज जस्ट अ पॉन, यूक्रेन इज अ पॉन। रिबेल रीजन में वोट टू ज्वाइन रशिया। अब रशिया ने भी ये जो उसके टारगेट्स थे कि जैसे ये डोनेट्स्क रीजन हुआ, ये लुहांस्क रीजन हुआ, तो रशिया ने ये पूरा रीजन ऑलरेडी अपने पास कर लिया है, दिस रीजन। अब यहाँ पे रेफरेंडम वगैरह कुछ होगा, यहाँ के लोग जो हैं प्रो रशियन है, दे विल ज्वाइन रशिया। तो रशिया को ये पूरा पार्ट मिल गया। सी, ये एक तो सी ऑफ अजोव पूरा मिल गया, क्रीमिया 2014 में ही ले लिया था, तो ब्लैक सी में रशिया की प्रेजेंस बढ़ गई। अब प्लस उस एक और चीज क्या होगा, यूक्रेन जो है, यूक्रेन को कंप्लीटली एनेक्स करना रशिया की कभी इंटेंशंस थी भी नहीं थी, ये क्लैरिफाई किया था। रशिया अब इसको लैंडलॉक्ड कंट्री बना देगा, लैंडलॉक्ड कंट्री, तो सी का एक्सेस बंद। ये एक अगेन टैक्टिक हो सकती है। म्यांमार कू चल रहा है, वॉन ओपोनेंट्स, सऊदी लेड कोalition। अब सी, सऊदी लेड कोalition लॉन्च स्ट्राइक ऑन यमन, तो ये भी एक प्रॉक्सी वॉर है। यमन इज अपॉन सऊदी ग्रुप एंड दिस ईरान ग्रुप। ओपन गर्ल्स स्कूल इन अ वीक, एक्टिविस्ट ने बहुत राइट डिमांड यहाँ पे किया है। दे वॉन दिस ओपन स्कूल, स्कूलिंग इज मस्ट। चाइनीज शिप्स जो है वो मैनूवर डेंजरसली, एंड चाइना का ये ब्लैक बॉक्स भी मिला है। मार्केट स्टोरी है और ये है स्पोर्ट्स न्यूज। ऑलराइट, सो आज आंसर राइटिंग नहीं है, आज हमें केवल ये 2 सवाल तैयार करने हैं। दीज आर 2 क्वेश्चंस। 1950 1951 लक्ष्मीकांत से देखो, अपने शब्दों में लिखो, इससे सवाल आएगा। और बिम्स्टेक ग्रुप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस इट्स जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया।
So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.